हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बारे में जिक्र कर रहे थे। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली चुनौती गरीबी के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि गरीबी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। हमने गरीबी से संबंधित कुछ आंकड़ों के बारे में जाना और गरीबी के कारण और इस समस्या को दूर करने के उपाय भी देखे। आज उसी क्रम में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की एक और चुनौती के बारे में अध्ययन करेंगे और वो चुनौती है बेरोजगारी। बेरोजगारी नाम के अकॉर्डिंगली अर्थात बिना रोजगार के, बेरोजगारी अर्थात बिना रोजगार के, अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी भी तरह की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं होता, शामिल नहीं होता, वह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं होता, ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। जो आप देख सकते हैं सामने एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं होता, बेरोजगारी कहलाती है। यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं नहीं कर रहा है। अब शब्द यहां एक विशेष आता है, आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रिया से क्या आशय। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं और दूसरा गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं और दूसरा है गैर आर्थिक क्रियाएं। तो इस आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है, पहले जरा इसके बारे में समझें। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनको करने से या वे कार्य
जिन्हें करने से धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे क्रियाएं जिनको करने से धन या अर्थ की प्राप्ति होती है, उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक चिकित्सक के द्वारा मरीज का इलाज करना, ये एक आर्थिक क्रिया में है, क्योंकि चिकित्सक जो मरीज का इलाज कर रहा है उसके बदले में वह शुल्क प्राप्त कर रहा है। वो बात अलग है कि शुल्क कितना प्राप्त कर रहा है, 100 रुपए, 50 रुपए, 10, 20, 500, 1000, 10,000। लेकिन अगर वो इन क्रियाओं को कर रहा है और उसके बदले उसे शुल्क मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया है। एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना, एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, बदले में वो वेतन प्राप्त कर रहा है, शुल्क प्राप्त कर रहा है। एक मजदूर के द्वारा मजदूरी करना, एक सब्जी विक्रेता के द्वारा सब्जी बेचना, ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, जिनको करने से हमें धन की प्राप्ति होती है, शुल्क की प्राप्ति होती है। तो आप ये कहेंगे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं, सभी क्रियाओं को करने से धन की प्राप्ति होती है? नहीं, कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनको करने से धन की प्राप्ति नहीं होती। जैसे माता के द्वारा अपने शिशु को प्रेम करना। माता अपने शिशु को प्रेम कर रही है, किसी लालचवश नहीं कर रही, वो उसकी एक भावना है। गृहिणी के द्वारा घर का कार्य करना, गृहिणी को घर के कार्य के बदले वेतन की प्राप्ति नहीं होती, धन की प्राप्ति नहीं होती। आपके घर में भी स्त्रियां, देखा होगा आपने, जल्दी सुबह उठ जाती हैं, देर शाम को सोती हैं, रात में सोती हैं, पूरे दिन भर कार्य करती हैं, लेकिन क्या कभी उन्हें इस कार्य का कोई वेतन मिलता है? नहीं मिलता है। तो वो गैर आर्थिक क्रिया है। या भगवान के सामने पूजा प्रार्थना करना, किसी गरीब की सहायता करना, किसी भिखारी को भीख देना, किसी को दान देना, ये सभी क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनको करने से धन की प्राप्ति नहीं होती। जिनको करने से धन की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रिया है। एग्जाम्पल अब ये सोचिए कि इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले उस चीज को समझें। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए और ये कहा, जा बेटा सब्जी ले आ। आप सब्जी लेने गए, 90 रुपए की सब्जी आई, 10 रुपए बचे। आपने पिताजी से कहा, पापा ये 10 रुपए मैं रख लूं? पिताजी ने बड़ी खुशी खुशी कहा, ठीक है रख ले। तो आपको क्या मिल गया? धन मिल गया, 10 रुपए मिल गए। किस कार्य को करने से? सब्जी लाने से। तो क्या यह आर्थिक क्रिया होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये पिताजी के द्वारा दिया गया एक इनाम है जो आपको मिला है। ये निश्चित नहीं हुआ था। सब्जी लाने से पहले ये निश्चित नहीं हुआ था कि हर महीने आप पर डे, पूरे महीने आप सब्जी लेकर आओगे और इस सब्जी को लाने के बदले आपको 10 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगर ऐसा निश्चित कर दिया जाता है और आपको ये कार्य निश्चित कर दिया गया कि आपको ये सब्जी लानी है, पर डे लानी है, और पर डे सब्जी लाने के बदले 10 रुपए का आपको भुगतान किया जाएगा, तो ये आर्थिक क्रियाओं में शामिल होगा। लेकिन पहली वाली परिस्थिति में कि आपने मांगा, पिताजी ने खुशी खुशी दे दिया, या खुशी खुशी नहीं मन मसोस के दे दिया, किसी भी तरह से दे दिया, तो वो सिर्फ एक पुरस्कार होगा, आपका शुल्क नहीं है, वेतन नहीं है, आपको किया गया भुगतान नहीं है। तो आर्थिक क्रियाओं में वे
क्रियाएं आती हैं जिनको करने से धन की प्राप्ति होती है। अब ये क्रियाएं चाहे घर के भीतर बैठकर की जाएं या घर के बाहर जाकर की जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि भुगतान हो रहा है, वेतन की प्राप्ति हो रही है, तो वो आर्थिक क्रिया है। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, इसी चीज को मैं बड़ा विस्तार से जा रहा हूं। मैंने कहा कि एक गृहिणी के द्वारा घर के कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके बदले उसे वेतन की प्राप्ति नहीं हो रही, लेकिन यदि यही गृहिणी किसी दूसरे के यहां जाकर खाना पकाने, बर्तन साफ करने, झाड़ू पोछा करने का कार्य करे और उसे वहां से वेतन मिले, कार्य इक्वल है, लेकिन अंतर आ गया कि घर में यदि कार्य कर रही है तो उसे वेतन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन घर के बाहर किसी दूसरे के घर में जाकर कार्य किया जा रहा है और वहां उसे वेतन की प्राप्ति हो रही है, तो उसे आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। तो शायद समझ गए होंगे, काफी विस्तार से हमने दोनों बातों को पढ़ा कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने से धन की प्राप्ति होती है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने से धन की प्राप्ति नहीं होती। तो यहां जो हमारी परिभाषा थी बेरोजगारी की, वो परिभाषा यही थी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं होता, बेरोजगारी कहलाती है। यानी जो स्थिति है वो बेरोजगारी कहलाती है। एक परिभाषा तो हम इसको देख सकते हैं, एक दूसरी परिभाषा भी अगर देखना चाहें या लगाकर, तो एक दूसरी परिभाषा भी आती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक व कार्य करने में सक्षम है, लेकिन उसे कार्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। बात दोनों एक ही है, लेकिन सिर्फ कहने के तरीके में बदलाव आ गया है। आप यहां देखिए कि ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है, उसकी इच्छा है कि मैं कार्य करूं और कार्य करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है, लेकिन उसे कार्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वह बेरोजगार है और ऐसी स्थिति बेरोजगारी है। अब ये बात क्यों कही? कई लोग ऐसे देखे हैं जिनकी कार्य करने की इच्छा ही नहीं होती, फ्री में आराम से घर पर बैठकर खाने की आदत पड़ जाती है। वो कार्य करने के इच्छुक नहीं होते, उन्हें घर वाले लाकर दे देते हैं, वो खा लेते हैं या इधर उधर से जुगाड़ कर लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।
उनके जहन में कभी आता ही नहीं है कि मैं कोई कार्य करूं, किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल हूं, कोई रोजगार करूं। उन्हें फ्री का खाना, मुफ्त के खाने की आदत पड़ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बेरोजगार नहीं है। अगर वो चाहे तो कार्य मिल सकता है, लेकिन उसकी तो आकांक्षा ही नहीं है, उसकी तो इच्छा ही नहीं है, चाहत ही नहीं है। वो तो बेवजह घर पर बैठकर फ्री के टुकड़े तोड़ने की उसे लत लगती है, आदत लग गई है। तो ऐसे में वो व्यक्ति बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को समाज में कुछ और ही कहा जाता है। दूसरा, कार्य करने में सक्षम है। यहां भी विशेष करें, कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति मान लीजिए जो बिल्कुल विकलांग है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्तियों को भी बेरोजगार में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति कार्य हो या ना हो उससे उन्हें इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो कार्य करने में समर्थ नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक भी हो और कार्य करने में सक्षम भी हो, ऐसा व्यक्ति यदि उसे कार्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो चाहता है कि मैं रोजगार प्राप्त करूं, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है और यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। तो हमने बेरोजगारी की परिभाषा को बड़े ही विस्तार से जाना। उम्मीद करता हूं ये परिभाषा आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। आइए अगला टॉपिक जरा देखते हैं, बेरोजगारी से संबंधित ही। बेरोजगारी के प्रकार, जैसे हमने गरीबी के प्रकार देखे थे, ऐसे ही बेरोजगारी के भी प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। कुछ प्रकार आज हम देख लेते हैं, शेष प्रकार आगामी वीडियो में देखेंगे। तो बेरोजगारी का पहला प्रकार जो आता है वो मौसमी बेरोजगारी आता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे खाली। मौसमी बेरोजगारी नाम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, मौसम के आधार पर उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। मौसम के आधार पर उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। कैसे, ये ध्यान दें। कुछ ऐसे रोजगार होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मौसम के आधार पर संचालित होते हैं। मौसम विशेष में उन कार्यों को व्यक्ति कर पाता है, या यूं कह दें कि उन कार्यों से रोजगार मिल पाता है, और मौसम निकल जाने के बाद वहां बेरोजगारी छा जाती है, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझें, फिर आगे चर्चा करेंगे। हम बात करें शक्कर उद्योग की। शक्कर, जिसका कच्चा माल गन्ना है, गन्ना है तो शक्कर उद्योग है। हालांकि कुछ और तरीके से भी शक्कर का निर्माण किया जाता है, चुकंदर वगैरह से भी शक्कर के निर्माण होते हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर
जो शक्कर का निर्माण किया जाता है वो गन्ने से किया जाता है। तो गन्ना है तो शक्कर उद्योग है, गन्ना नहीं तो शक्कर उद्योग भी नहीं। अब गन्ना पूरे वर्ष भर तो आता नहीं, गन्ना एक विशेष मौसम में ही आता है। और गन्ना एक ऐसी फसल है कि जब अगर उसे लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक रखा जाए तो उसके रस में कमी आने लगती है, गन्ना सूखने लगता है, और गन्ने में रस नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे में आप सपोज कीजिए जिस मौसम में गन्ना आया उसी मौसम में शक्कर उद्योग विकसित हुआ, गन्ना नहीं तो शक्कर उद्योग भी बंद करने के कगार पर आ जाता है। यही कारण है कि यह उद्योग एक मौसमी उद्योग है। मौसम विशेष के अंतर्गत ही इस उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को रोजगार मिल पाता है, और मौसम निकल जाने के बाद उनका रोजगार भी छिन जाता है। दूसरा रूप देखें, बेलदारी और मिस्त्री वाले काम करने वाले व्यक्ति यानी श्रमिक मजदूर जो भवन का निर्माण करते हैं। आप खुद सोचिए, आपको एक भवन का निर्माण करवाना है तो ये भवन का निर्माण आप कौन से मौसम में करवाएंगे? बारिश के मौसम में, भरी गर्मियों में, कि जब बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, या अत्यधिक ठंड में कि जब हमारे हाथ पैर कांप रहे होते हैं? शायद तीनों ही मौसम में हम कार्य नहीं करवाते भवन निर्माण का, क्योंकि बारिश के मौसम के अंतर्गत बारिश का डर रहता है। हमने भवन बनवाया, बारिश आ गई, ईंट पत्थर चिनाई जो भी है वो बह गई, तो ऐसे में हम भवन का निर्माण नहीं करवाते। भरी गर्मियों में मजदूरों के कार्य करने की क्षमता घट जाती है, व्यक्ति को नॉर्मल ही बैठने में गर्मी का एहसास होता है। तो मजदूर जैसे व्यक्ति तो बेचारे जो मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, वो कैसे कार्य कर पाते होंगे? तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी उनका रोजगार छिनता है। और वहीं भरी सर्दी में, अत्यधिक सर्दी में जब उंगलियां, शरीर की बॉडी काम नहीं करती, उस समय भी हम इस कार्य को करवाने से परहेज करते हैं। तो मौसम के आधार पर जब जब मौसम में बदलाव आएगा, इस कार्य की हम अपेक्षा करते चले जाएंगे। परिणामतः जो लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं वो लोग क्या होते चले जाएंगे? बेरोजगार होते चले जाएंगे। तो मौसमी बेरोजगारी से आशय एक ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के आधार पर उत्पन्न होती है, मौसम विशेष के अंतर्गत ही रोजगार मिल पाता है, और मौसम चले जाने के बाद व्यक्तियों का रोजगार भी छिन जाता है। तो ऐसी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। आज के लिए इतना ही काफी है। बेरोजगारी के तमाम प्रकारों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी ऑनलाइन क्लासेज को पढ़ते रहें। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, विद्यालय पुनः आरंभ होंगे, लेकिन तब तक घर पर रहकर, सुरक्षित रहकर अध्ययन करते रहें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि यह निश्चित है बोर्ड एग्जाम होंगी 2021 में। इसलिए सिलेबस को अभी से ही रिवाइज करते चलें, कंप्लीट तैयारी से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही काफी है। शेष जानकारी आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।